गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्रिगोनन और दूसरा मेट्रोन। ट्रिगोनन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि हम ट्रायंगल बोलते हैं त्रिभुज को, हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज, और मेज़र बोलते हैं मापन को। यानी कि हम इसमें त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन के बारे में जानेंगे। कुछ कोण दिए होंगे तो कुछ भुजा को निकालना होगा, कुछ भुजा दी हुई होगी तो कुछ कोणों को निकालना होगा, और इससे संबंधित बहुत सारी मैथ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजा के बारे में जानेंगे और उसके कोण के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज की जो भुजा होती है वो क्या होती है और जो कोण होता है वो क्या होता है। तो अगर हम भुजा को बोलें तो भुजा कोई भी लाइन हो सकती है। लाइन किससे मिलकर बनती है? कई सारे बिंदुओं से। जैसे यहाँ से यहाँ तक O और A आपको एक लाइन दिख रही होगी, यानी कि O से शुरू करके एक एक बिंदु आप अगर जोड़ते चले जाएं तो A तक आप पहुँच जाएंगे। तो O से A तक बहुत सारे बिंदु होंगे जिनसे मिल करके एक रेखा बनती है। रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, ना इसमें कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई इसकी ऊंचाई होती है। हमने अगर रेखा जान लिया तो अब ये समझ लेते हैं कि कोण क्या होता है। अब इसी रेखा को, ये आपका एक रे बन गई, किरण बन गई यहाँ से यहाँ तक, ओ ए, एरो लगा दिया तो इसको लाइन बोल लो या कोई रे बोल लो या किरण बोल लो। ओ और ए, ओ को आप यहीं पर रोक कर रखें और ए को आप ऊपर की तरफ लेके जाएं। जितना ऊपर आप लेके जाएंगे, अगर आप इसको बी तक लेके जाते हैं तो ये बोलेंगे कि ये जो ए ओ बी, इसके बीच का जो कोण है, जैसे यहाँ पे थीटा से दर्शाया गया है, तो ये बोला जाएगा कि कोण ए ओ बी कितना अंश है? थीटा अंश है, यानी कि थीटा डिग्री है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यानी कि अगर हम O को एक जगह पर रोक कर रखते हैं और A को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कराते हैं, तो जितना ये रोटेशन होगा उतना ही उसका एंगल होगा। अगर रोटेशन कम होगा तो एंगल कम होगा, अगर रोटेशन ज़्यादा होगा तो एंगल ज़्यादा होगा। तो किसी भी रेखा के एक बिंदु को स्थिर रख करके दूसरे बिंदु को मूव कराने से जो एक आकृति बनती है, तो ये वाला जो बीच का उसका पोर्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। जैसे यहाँ पे कोण बोलते हैं, एंगल या कोण बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे थीटा से दिखाया गया है। हमने जान लिया कि भुजा क्या होती है और कोण क्या होते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य काम क्या होता है? बची हुई भुजाओं और कोणों को ज्ञात करना। यानी कि कोई एक त्रिभुज होगा जिसमें कुछ कोण आपको दिए होंगे या कुछ भुजाएं आपको दी गई होंगी, बाकी की भुजाओं को निकालना और बाकी के कोणों को निकालना त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से आपको सीखना होगा। आपको कोई त्रिभुज दिया होगा, उसमें कुछ भुजाएं दी गई होगी और बाकी की भुजाओं को आपको निकालना होगा इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात
जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो हम अप्लाई करते हैं, जिसको हम निकालते हैं, वो समकोण त्रिभुज के लिए निकालते हैं। यहीं पर ये अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और एक कोण इसका समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर बी कोण आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम 90 डिग्री का लिख भी देते हैं यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का है। तो आपका त्रिभुज क्या है, ए, बी और सी। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन या कॉट, सेक, कॉसेक को अप्लाई करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि कौन सी रेखा को हमको बेस मानना है, कौन सी रेखा को हमको परपेंडिकुलर मानना है और कौन सी रेखा को हमको हाइपोटेन्यू मानना है। तो इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ए बी रेखा है, हमने बेस या आधार ए बी रेखा को लिख रखा है। तो हमने बेस इसको क्यों लिख रखा है, इसका रीज़न है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब भी आप साइन, कॉस, टैन या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आप किसको बेस लेंगे, किसको लंब लेंगे यानी परपेंडिकुलर लेंगे, या किसको कर लेंगे हाइपोटेन्यू, किसको लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी में आती है। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि किसको हमें बेस मानना है, किसको लंब मानना है और किसको कर्ण मानना है। मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे आपको मान लीजिए कि दो कोण दिए हुए हैं, एक कोण थीटा दिया हुआ है, एक कोण समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है, और एक रेखा की लंबाई दी हुई है ए बी। एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी मैं बता देता हूँ कि कोई भी त्रिभुज आप तभी बना सकते हैं जब उसमें आपको तीन चीज़ें दी हुई हों। तीन चीज़ों का मतलब या तो आपको तीनों भुजाएं दी हुई होंगी, या तो आपको तीनों कोण दिए हुए होंगे, या तो दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण दिया होगा, तभी आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें आपको एक भुजा दी हुई है और दो कोण दिए हुए हैं, जिसमें से एक कोण तो आपका 90 डिग्री का है और दूसरा कोण आपका थीटा डिग्री का है, और ए बी रेखा की लंबाई आपको दी हुई है। अगर आपको इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए बी को बनाएंगे, जितनी लंबाई उसकी दी हुई होगी उतनी लंबाई के बराबर इसकी एक रेखा खींच लेंगे। जैसे आपने ए और बी रेखा खींच लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, आपको पता ही है, यहाँ पे चाहे तो आप रेखा खींच सकते हैं। उसके पहले आपको ये देखना होगा कि ये कोण कितने का दिया हुआ है, थीटा। तो थीटा एंगल ए पर आपको बनाना है, तो यहाँ से आपको थीटा एंगल ले करके यहाँ से आपको एक रेखा खींचनी होगी और यहाँ से 90 डिग्री को लेकर के एक रेखा खींचनी होगी। ये कहीं ना कहीं जा कर के मिलेंगी। तो इस तरीके से आप क्या बना पाए, एक त्रिभुज बना पाए। तो आपने क्या लिया, ए और बी को बेस माना, तभी आप बना पाए। अगर ए बी को बेस ना मानते, अगर आप सोचते कि हम सी से बनाना शुरू करें, तो आप त्रिभुज को नहीं बना सकते थे। तो इसीलिए ए और बी जिस पर ये एंगल होता है उसको बेस बोला जाता है, उसको आधार बोला जाता है, और इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब या परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जो सबसे बड़ी रेखा होती है समकोण त्रिभुज में उसको कर्ण बोला जाता है। जैसे यहाँ पर भी आपको मैंने दिखाया है कि सबसे पहले आप ये वाली रेखा खींचेंगे और इस पर एंगल ड्रॉ कर लेंगे, थीटा 5 सेंटीमीटर मान लो ये दी हुई थी आपकी रेखा, तो यहाँ पर आपने थीटा एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री पर आप यहाँ से मिला देंगे तो आपका ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इन्हीं को हम थोड़ा सही तरीके से समझते हैं। जैसे ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज आपका है। इस त्रिभुज में हमने इस भुजा की लंबाई ए बी की लंबाई x मान ली है, बी सी की लंबाई y मान ली है और ए सी की लंबाई हमने z मान ली है, और ये वाला कोण हमने थीटा माना है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट,
ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा लाल बटे कक्का, LALKKA या PBPHHB। लाल बटे कक्का, L का मतलब यहाँ पर लंब होता है, A का मतलब यहाँ पर आधार होता है और K का मतलब यहाँ पर कर्ण होता है। तो L और K को सबसे पहले ले लेते हैं तो ये साइन का आता है, और A और K को आप अगर लेंगे तो ये कॉस के लिए लिखते हैं, और L और A को अगर आप लिखते हैं तो ये टैन के लिए लिखते हैं। इसी में इंग्लिश मीडियम से अगर कोई है तो इसको PBP इसको कह सकते हैं प्यारे बेटा पप्पू, और HHB को बोल सकते हैं हाय हाय बोल। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। तो साइन का क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस का क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, और टैन का क्या हो गया, लंब बटे आधार। चलिए अब उसी ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर ये कोण अगर थीटा है तो इससे लगी हुई जो भुजा होगी वो हमारी आधार होगी, और ये वाली भुजा हमारी कर्ण होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है। त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो होगी हमारी लंब, जिसको हमने y से यहाँ पर दर्शाया है। अब अगर हम साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर, अगर उस ट्रिक से आप जाएंगे तो L बटे K होगा। तो लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा BC तो यहाँ पर BC हमने लिखा है, कर्ण है हमारा AC तो यहाँ पर AC लिखा है। तो साइन थीटा बराबर BC बटे AC। तो BC की जो लंबाई है वो y है और AC की लंबाई z है, तो y बटे z। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉस थीटा को लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, A बटे K, तो आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर, अगर आप यहाँ पे त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में, तो आधार क्या है, AB है तो यहाँ पर हमने AB लिख रखा है, कर्ण क्या है, AC है तो यहाँ पर हमने AC लिख रखा है। तो AB की लंबाई x है और AC की लंबाई z है, तो यहाँ पर हमने cos थीटा बराबर x बटे z लिख रखा है। इसी तरीके से अगर tan थीटा को हम देखेंगे तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा BC और आधार क्या है हमारा AB। तो BC बटे AB, तो BC की लंबाई y है, AB की लंबाई हमारी x है, तो y बटे x हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब ये तीन ही मुख्य होते हैं। अगर आपने साइन कॉस टैन के बारे में जान लिया तो कॉसेक सेक कॉट, इन्हीं को सिर्फ हम पलट देते हैं तो ये बन जाते हैं। जैसे ये कॉसेक जो है ये हमारा साइन से बनता है, और ये सेक हमारा कॉस से बनता है, और टैन हमारा कॉट से बनता है। साइन हमारा क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम इसको कर्ण बटे लंब लिख दें तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा। त्रिभुज को यहाँ पर बना लें, अगर A B और C, ये x y और ये z, तो आप अगर देखेंगे कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो गया। कर्ण हमारा क्या है, z है, और लंब क्या है, y है, तो z बटे y। इसी तरीके से जब आप कॉस को पलटते हैं तो सेक बनता है। तो कॉस बराबर हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार अगर आप लिख देंगे तो ये सेक बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम टैन को पलट दें तो ये हमारा कॉट बन जाएगा। तो टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो इसमें आधार क्या है हमारा, आधार है x, और कर्ण क्या है, लंब क्या है हमारा y, तो कॉट बराबर x बटे y। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कुछ डिग्री की कुछ अंश का मान याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए चाहे आप इसको रट लें, अगर आप रटना नहीं चाहते तो ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे आपको जो याद होना चाहिए वो 0, 30, 45, 45, 60 और 90 का मान याद होना चाहिए। ये याद कैसे होगा, इसके लिए ट्रिक है। इसको चाहे आप यहाँ से रट लें, अगर रटना नहीं चाहते तो इसकी एक ट्रिक भी है। 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3 और 4 तक चले जाइए और इन सारों को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से आप डिवाइड करने के बाद इनका रूट ले लीजिए। अगर आप रूट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 4 और यहाँ पर 2 से 4 2 बार जाएगा। तो अब इसको आसान करके लिख लीजिए, 0/4, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 ही रहेगा। 1/4, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरीके से 1/2 बचा, 1 तो निकल जाएगा बाहर लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जिसको √2 ही लिखेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो √3 लिख लेंगे और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसको अलग से लिख लेंगे। 1 का 1/1 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/1 का मतलब 1 ही होता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको आप 0 का मान मान सकते हैं, 30 डिग्री का मान ये मान सकते हैं, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा साइन का मान हो गया। साइन के लिए हम इसको लिखते हैं, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2 और 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अब अगर कॉस के लिए निकालना हो तो इसको इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है √3/2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है √3/2 के बाद 1/√2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 1/2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है 0। तो ये हो गया हमारा कॉस का मान। उसके बाद tan बराबर आपको निकालना है, तो tan का क्या होता है, tan बराबर क्या होता है sin/cos। ये एक फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो sin/cos ये tan के लिए होता है। tan 0 अंश मान लीजिए आपको निकालना है, tan 0 अंश बराबर, तो sin 0 की वैल्यू ले लीजिए और cos 0 की वैल्यू ले लीजिए। दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो tan 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो sin 0 बराबर क्या होता है 0, cos 0 बराबर क्या होता है 1। तो 0/1 बराबर 0 ही होता है। 0 में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर वो 0 ही रहता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 0 को 1 से भाग करने पर तो 0 ही रहता है, लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग दें तब क्या आएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कैसे कितना आएगा। अगर हम 15 को 15 से डिवाइड करें तब कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसी 15 को हम 15 की जगह कम कर दें, 10 कर दें, तब क्या आएगा 1.5 आ जाएगा। अगर हम इसी 15 को 5 से 10 से भी कम कर दिया 5, तब डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। अगर हम इसी 15 को 1 से डिवाइड कर दें तब कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली संख्या आप जितना कम करते जाएंगे उसका मान उतना ही अधिक आएगा। ऐसे अगर कम करते 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 आप बहुत कम कर दें तो जितना कम करते जाएंगे उतना ही अधिक होता जाएगा। जितना आप कम करेंगे ये हर वाली वैल्यू को, उतना ही उसका मान अधिक होता जाएगा। और कम करते 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 अगर मान लीजिए कि आप
इसको ले जा करके, जैसे अगर हम 15 बटे मान लीजिए कि 0.01 लिखते हैं, तब क्या आएगा, तो ये 2 जीरो ले जाना पड़ेगा आपको ऊपर, 1500 आ जाएगा आपका मान। और इसी संख्या को, नीचे वाली संख्या को और छोटा आप कर दें, यहाँ तक कि ले जा करके 15/0 कर दें, बहुत ही छोटा, मतलब 0 के बराबर आ गया, तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा आ जाएगी जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं उसी को बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट। इतनी वैल्यू हो गई कि जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान आता है अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं कि ये कितना है। चलिए हम tan की और मान को निकालते हैं। tan 30 अंश बराबर अगर हमको निकालना हो तो sin 30 अंश लेना पड़ेगा और cos 30 अंश लेना पड़ेगा। तो sin 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसको अगर ये ऊपर नीचे इतनी 4 संख्याएं आ गई, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी एक आसान तरीका है। जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है सबसे पहले आप उसको ब्रैकेट में कीजिए। वो हो सकता है 1/2 की जगह सिर्फ 2 ही होता, ऐसा भी हो सकता था। तो आपको ऊपर वाले को पकड़ना है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को अलग कर लीजिए। अब ऊपर नीचे वाले अलग हो गए तो ऊपर वाले को तो सेम वैसे ही लिख लीजिए, नीचे वाले को गुणे के निशान लगा करके इसको आप पलट दीजिए। पलटने का मतलब √3/2 था तो 2/√3 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा आपका, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बच जाएगा। इसी तरीके से आप tan की किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। ये सीट में आपको sin cos tan और cosec sec cot के सारे मान आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात बताई जो पहले किसी को नहीं मालूम थी। उन्होंने ही ये बताया कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसको अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर और ये जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो वो लंब और आधार दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके जो मान आएगा वो मान उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यहाँ पर त्रिभुज में आपको कर्ण को AC से दिखाया गया है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 3 और 4 है, तो 3 और 4 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पहले से पता है, इसलिए हमने इसका मान लिखा है। तो 5 का स्क्वायर क्या करेंगे तो हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 बराबर 25, इसका मतलब कि ये हमारी जो वैल्यू ली हुई थी हमने ये सही है। अच्छा, ये जो 3 वैल्यू होती हैं इसको त्रिक हिंदी में बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रिपलेट आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी भी ट्रिक है, अगर जानना चाहें तो आप सीख लीजिए। ये अलग से एडिशनल चीज़ है जिसको आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका 5 और 3 और 4 है, ये त्रिक हो गए। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हैं जिनसे त्रिक बन सकता है, जो इस समकोण त्रिभुज पर फीड बैठ सकती हैं। तो अगर हम 5 में, 3 में, 4 में अगर सेम संख्या का गुणा कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसका भी त्रिक बन जाएगा। जैसे 5 में 2 का गुणा किए, 3 में 2 का गुणा किए, 4 में 2 का गुणा किए, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8। तो 10, 6, 8 ये भी त्रिक है। इसको भी आप समकोण त्रिभुज की, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। मान लीजिए कि आप और जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जैसे किसी त्रिभुज में आप एक भुजा उसकी आपको दी हुई है 3,
तो उसका स्क्वायर करें त्रिक बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप त्रिक अगर विषम संख्या है तब कैसे बनाएंगे त्रिक, 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 9 आ गया, 9 को 2 से भाग दे देंगे, भाग देने के बाद कितना हो गया, ये 4.5 हो गया। 4.5 में 0.5 एक बार प्लस करेंगे और 0.5 एक बार माइनस करेंगे, प्लस 0.5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब त्रिक कैसे बना, ये 4, ये 5 और ये 3, ये त्रिक बन गए। अगर ये सम संख्या होती तब क्या करेंगे, 4 को ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे, भाग दे देंगे 2 से, 8 आ गया, फिर इसका आधा कर लेंगे, 8 का आधा 4 हो गया, और 4 में एक प्लस कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे। एक प्लस करेंगे 4 में तो 5 हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे 4 में तो 3 हो जाएगा। तो 3, 5 और 4 ये दूसरा त्रिक हमारा बन गया। इसी तरीके से आप असंख्य त्रिक बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि हम इसकी सहायता से अभी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हुआ, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया। आप एक बार सबको कर्ण से भाग दे दीजिए, कर्ण से भाग देंगे तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर एक बार डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, तो साइन का स्क्वायर हमने थीटा लिख दिया। और आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। अब एक बच्चे ने कहा कि हम कर्ण से भाग ना दे करके, ऊपर हमने कर्ण से भाग दिया था, उसने कहा हम कर्ण से भाग नहीं देंगे, हम देंगे लंब से भाग। तो लंब से भी भाग दे लीजिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। लंब से भाग देंगे तो लंब और लंब ये आपस में कैंसिल होगा, और आधार बटे लंब और कर्ण बटे लंब ये बचेगा। तो आधार बटे लंब किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है, और कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है, कौशिक के बराबर होता है। तो इसका मान क्या हो गया, 1। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने कॉट का स्क्वायर लगा दिया, यहाँ दोनों पे स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने कौशिक का स्क्वायर लगा दिया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा, ये आपका अगला महत्वपूर्ण फार्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं तो आधार से भाग करूँगा तीनों में, तो आधार के स्क्वायर से भाग कर दो, आधार के स्क्वायर से तो आधार आधार वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और लंब बटे आधार दोनों का स्क्वायर है, तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, तो स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, tan स्क्वायर प्लस 1 लिखा, बराबर का निशान लगाया। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, तो इसका स्क्वायर था दोनों का तो स्क्वायर हमने लगा दिया। एक चीज़ यहाँ पर यह भी बता दूँ, हम ऐसे कैसे भाग दे रहे हैं, किसी भी समीकरण में, जैसे यहाँ पर एक समीकरण था l स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, कोई भी समीकरण हो उसके दोनों तरफ अगर समान चीज़ से अगर आप भाग देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी चीज़ें हैं आप सबको समान संख्या से भाग दे दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं समीकरण पर, इसलिए हमने भाग दे करके ये निकाल लिया है। अब त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये सोचते हैं कि सिर्फ हम इसको पढ़ ही रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ होता है, कभी ये आपने सोचा भी नहीं होगा। ये एक नई चीज़ आपको बता रहे हैं जो आप शायद हर जगह नहीं आपको देखने को मिलेगी। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन आपको थोड़ा हम बताते हैं अभी जो आपके सीखने के लायक है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें बताएंगे और तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, आपके ऊपर से गुजर जाएगा क्योंकि आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे कि कैसे कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसमें हम बताएं, जैसे आपकी लंबाई और दूरी का जो भी खेल होता है उसमें आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जहाज़ है वो उड़ रहा है तो आपने लोकेशन पता की फ़लानी जगह से उड़ा था
और यहाँ से भारत के किस जगह से आप इसको नाप रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, और इस जहाज़ का एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल आपको पता हो गया तो इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत होती है, जो बिजली आपके घर में आती है, वो भी साइन वेव होती है। उसकी जो वेव होती है, जो चलती है बिजली, वो किस पर चलती है, वो साइन पर ही चलती है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है, जो इंजीनियर होते हैं बिजली के, वो यही पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। सबसे बेसिक चीज़ है, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते। बिजली का पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस पर डिपेंड होता है। पावर फैक्टर एक अलग इंजीनियरिंग है अपने में, ठीक है। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि बिजली में साइन थीटा का और कॉस थीटा का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो मशीनों की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, आप ऐसे नाप करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत, कितने एंगल पर मोड़ना है, कितने एंगल पर क्या करना है, अगर आप ऐसे हर चीज़ के लिए फर्मा बनाएंगे तो बहुत फर्मे बन जाएंगे। लेकिन त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके मशीनों की डिजाइनिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसका इस्तेमाल मशीनों की डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं जहां पर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। तो आज की इस पहले वीडियो में इतना हमने सीख लिया। अब आगे हम इसके अगली वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद।